पहले हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर एक बात बताइए, बोल। आप दूसरों की वीडियोस देख रहे हैं, आप तो टीचर नहीं थे? वैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं रजिस्टर निकाल रहा था तो मैं अभी रजिस्टर निकाल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अगर आप टीचर हैं तो आप मतलब कि दूसरों की वीडियोस क्यों देखते हैं? कोई सेंस नहीं है। कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। सही है। ओके सर। नहीं असल में बेटा मुझे आता है, लेकिन मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपकी दूसरी वीडियो से बेहतर समझ आता है मेरे से। जी सर, हम ग्रामेटिक्स सीखेंगे। जी हम जहन में। अल्हम्दुलिल्लाह एलिसेंट्स को आज चल पूरे ओए 2 साल हो मुंह गए और देख आज मैं अपना। इस वीडियो में परफ्यूम भाई बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं प्रैक्टिकल बैठा। पैसे कमाने का तरीका है। दूसरों को बेहतर। आ जाओ बेटा फिर शुरू कर दें हम लोग। ये ना, ये जो आपको पढ़ाने वाला है ना, ये मेरा छोटा बेटा है। वो इसको सही यूट्यूब पे जाएगा। अच्छा, तो अगर ये मुझे YouTube पे नजर आ गया तो मैं आपको सू कर दूंगा, क्योंकि मैं बचपन में माइक क्रॉस था। जी सर। मोहम्मद सर इज ऑलवेज राइट। यस। थैंक्स। आई नो। नो नीड टू कॉम्प्लीमेंट। बट सबर, मुझे अपना पेन निकालने दो। सर कितने बजे तक पढ़ेंगे हम? हाँ 8 बजे तक पढ़ लेते। 6 बजे मैं चले जाऊँगा सर, सॉरी टू सर। क्यों? जिम जाना है मैंने सर समय के साथ। 6 बजे? चलो 6 बजे। मैं कितने बजे आओगे आप? 8 बजे। तो 8 बजे कौन सी जिम करने जा रहे हैं? क्या मतलब सर, समय को भी तो करानी है ना। प्रॉब्लम है ना, एक तो जैसे हीरे की चाइना जो यूट्यूब पे वीडियोस है उनको देख उनको 2x स्पीड पे लगा देती है, जब मुझे कंफ्यूज कर उसको पॉज करके दे समझ ले उसके लिए सारी मैट्रिक्स देखो ये जो कितना यार भी से करते हैं उसको हमेशा चेक जाते हैं यार। सर टीचर किसी और से पूछ रहे 2x पे लगा दे। चुप। अच्छा जी चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब जरा फोकस्ड होके बैठ जाइएगा, छोटा टॉपिक है लेकिन ये आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 4 मार्क्स का पेपर 1 में। लेकिन वो आपने एक चैप्टर देखा होगा शेडिंग इन लीनियर इनइक्वालिटीज वाला, ठीक है, जिसमें शेडिंग करनी होती है आपने रीजन्स को, वो असल में ये यूज करता है, ये चैप्टर यूज करता है। तो हमने नेक्स्ट क्लास में वो भी करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अब वो वाला सेक्शन भी करना है कल वाली क्लास में, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं पहली बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। बेटा ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन एक्सिस या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप लोग कहते हो, ठीक है। कार्टेशियन एक्सिस इसको एक मैथमेटिशियन के नाम पे कहते हैं, उस बंदे का नाम रेने यार डिकार्ट्स था, फिक्र भी तो करना। वो डिकार्ट ने क्योंकि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था तो वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन। अच्छा अब तो कभी अगर एक्स वाई एक्सिस का ऑफिशियल नाम सोचना हो ना क्या होता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये जो ग्रिड होता है, ग्राफ होता है, इसका ऑफिशियल नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। अच्छा अब इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे? पहले आपने एक्स एक्सिस वैल्यू देखनी है, एक्स एक्सिस देखो क्या है 3 है, और फिर आपने वाई एक्सिस वैल्यू देखनी है, वाई एक्सिस क्या है 2 है। तो अब तुम लोगों को लगेगा सर ये तो बड़ी बेसिक बात है, यकीन मानो मेरे अच्छे भले पढ़े लिखे बच्चे गलत वैल्यूज लिख रहे होते हैं, पहले वाई और बाद में एक्स लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस देखोगे -4 कॉमा, फिर वाई एक्सिस देखोगे -2, ठीक है। और सिमिलरली let's do a couple more. Okay, so if this was the point, okay yeah, if this was the point, तो पहले आप x axis देखोगे, आप लिखोगे -3 और फिर आप y axis देखोगे और लिखोगे 4। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो x, y की फॉर्म में आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं, x, y की फॉर्म में आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है जी, फार्मूलाज। 3 फार्मूलाज हैं जी जो आपको याद होने चाहिए और जो आपको अप्लाई करने आने चाहिए। कौन कौन से फार्मूलाज हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके सो बिफोर मी टू फार्मूलाज, हर फार्मूला इस फॉर्म में लिखा जाता है कि एज इफ आपके पास जो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है लेट्स सपोज अगर x1 y1 और बी पॉइंट है अगर आपके पास x2 y2, तो उनके ऊपर क्या क्या फार्मूलाज लगेंगे। पहला फार्मूला जी मिड पॉइंट का, अगर आपने 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो तो आपने फार्मूला क्या लगाना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। सो पहली चीज मिड पॉइंट का फार्मूला मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा अब आपने अपने पॉइंट्स को लेबल कर लें, x1 y1 x2 y2, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उल्टा लेबल कर लेते हो तो भी आंसर सेम आएंगे, ये x2 y2 भी हो सकता है, ये x1 y1 भी हो सकता है, डजंट मैटर, द आंसर्स वुड बी सेम। बस x1 के साथ y1 होना चाहिए, x2 के साथ y2 होना चाहिए, आपकी मर्जी है पहले किसको करोगे और बाद में किसको करोगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आप x1 + y1 x1 + x2/2, सो 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, और y1 + y2/2 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे 1 + 4 होता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 2.5, 3 + 7 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपका बेटे मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया।
ठीक है। सो हमने पहला फॉर्मूला देखा, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने पहला फॉर्मूला देखा कि अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनके ऊपर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। सो वी अप्लाइड मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये हमारा पहला सेक्शन हो गया, ठीक है। कि मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में कहां पे पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर 2.5, 5 के ऊपर पड़ा होगा पॉइंट, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक स्टेप में वर्किंग शो करनी है। अब अगर B2 में आएगा तो वर्किंग शो करनी है 1 मार्क के लिए भी, और अगर B1 में आएगा तो वर्किंग शो नहीं करनी, ठीक हो गया। अगला फॉर्मूला देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये देखने में थोड़ा सा डॉजी लगता है, लेकिन मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस अगर मैंने निकालना है, ऊपर a और b दिए हुए हैं, अंडर रूट लगा लेना है, पहले होल स्क्वायर्स लगा लेंगे। x2 - x1 होल स्क्वायर, सो 4 - 1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, 7 - 3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 + 16, अंडर रूट ऑफ 25, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो इन दोनों पॉइंट्स के आपस का डिस्टेंस जो है बेटे वो कितना है, वो 5 है। लास्ट फॉर्मूला ये हमने पहले से देखा होता है, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला। सो ग्रेडियंट के लिए देख लें, ग्रेडियंट इज y2 - y1 7 - 3 ओवर x2 - x1 4 - 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा 4/3। सो पहली चीज आपको ये 3 फॉर्मूलाज फ्लुएंटली यूज करने आने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारे सिलेबस की। ओके बेस्ट। अच्छा, और लास्ट फॉर्मूला है ग्रेडियंट का y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। नेक्स्ट मसला हमारा कि ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ ग्रेडियंट। हमने पिछले चैप्टर में ग्रेडियंट के ऊपर एक बात कहनी सीखी थी कि ग्रेडियंट के ऊपर नहीं, लाइन की इक्वेशंस के ऊपर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग लाइन की इक्वेशंस के ऊपर देखा था हमने। ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ग्रेडियंट के ऊपर बात करते हैं। सो बेटे ग्रेडियंट कहते हैं किसी भी लाइन की स्टीपनेस को। ग्रेडियंट इज द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। You know that big presentation you have to finish? Well, it's not going to write itself. So let's suppose I have 4 different lines, 4 different straight lines. Again, 2 कर लेते हैं. Okay. So this is line A. क्या है बे? पागल है? यार मोहम्मद अब मुझे नू अच्छा नहीं लगने लगा है ना, बड़ा चोमू है। नहीं, मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, मतलब बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग्स आती थी। अब जो है ना, नू बदल गया। जब बंदे के पास बच्ची आ जाती है ना तो वो भटक जाता है। अबे बची तो नहीं है। चुप कर। नू अब अपने आप को समझने लग गया कि मैं बहुत सिग्मा मेल हूँ, डीजे बन जाऊंगा, माँ चो दूंगा सबकी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हॉट बॉय लग रहा हूँ, ये लग रहा हूँ। ऐसे कोई बताए ये चूतिया लग रहे होते हैं। केला मत खाई नू, मगर कमेंट कर, रीपोस्ट कर, स्टोरी पे लगा। चल सारा कुछ कर, सारा कुछ। कर दिया। गुड बॉय। चलो मुंह देखो। चलो तूने हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करी, हम पढ़ रहे थे। आ जाओ यार। हेलो फलान बंद कर रे, फलान बंद कर, फलान माँ चोद दूंगा, बंद कर। टाइम नहीं है मेरे पास, पहले लेट हो रहे हैं, जल्दी, हमने बहुत ज्यादा कवर करना है। This is line B. Which line is more steep? Line A or B? Line A or B? Chat box में आ जाए। Which line is more steep? Steep होती है बेटे वर्टिकल के पास। वर्टिकल जो चीज होती है वो steep होती है। तो बेटे A is more steep, हम कहते हैं A का ग्रेडियंट ज्यादा है, B का ग्रेडियंट कम है। तो जितनी वर्टिकल के पास लाइन होगी बेटा, जितनी स्टीप लाइन होगी उतना ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और जितनी कम स्टीप लाइन होगी उतना ग्रेडियंट कम होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए मेरे पेन की पोजीशन देखें, जहाँ पे मेरा कैमरा है। ओके, सो मेरे पेन की पोजीशन देखें इस टाइम पे, ये देखें ये स्टीप था, अब ये ज्यादा स्टीप हो गया और ज्यादा स्टीप हो गया, और सबसे ज्यादा स्टीप कब होती है चीज, जब वो क्या होती है वर्टिकल। जिस तरह मेरा पेन इस टाइम पे अब क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। सो कोई भी चीज, ये मेरे साथ डायग्राम के ऊपर देख लो, सॉरी मेरे कैमरा के ऊपर देखो, जहाँ पे मैं अपनी पेन से एग्जांपल दे रहा हूँ। सो बेटी देखो, यहाँ पे पेन मेरा स्टीप है, थोड़ा सा वर्टिकल किया और ज्यादा स्टीप हो गया, फिर और ज्यादा स्टीप हो गया, और सबसे ज्यादा स्टीप कब होगा, जब ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। सो जितनी ज्यादा स्टीप चीज होगी उतना ग्रेडियंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वर्टिकल की जितना पास होगी, ठीक है, उतना ग्रेडियंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा ग्रेडियंट किस लाइन का होता है, जो वर्टिकल होती है। सबसे ज्यादा ग्रेडियंट किस चीज का होता है बेटे, जो वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x = 2 और ग्रेडियंट होता है इन्फिनिट।
क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टीप लाइन होती है। तो इसकी वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट जो होता है बेटे वो इनफिनिट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्टीप नहीं होती है, इसका ग्रेडियंट 0 होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट स्टीप एट ऑल। इक्वेशन डिफरेंट चीज है, ग्रेडियंट डिफरेंट चीज है, ये बात याद रखिएगा। इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 है और उसका ग्रेडियंट इनफिनिट है क्योंकि उसकी सबसे स्टीप लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की बेटा इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 4 और उसका ग्रेडियंट 0 होता है बिकॉज़ वो स्टीप होती ही नहीं है। ग्रेडियंट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज बताता है, इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज बताती है, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन की इक्वेशन हमने कही कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होंगी। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट देखने लगे हैं। स्लैंटिंग लाइंस में से बेटा आपने एक स्टिक फिगर इमेजिन करना है। So let's imagine a stick figure. ये स्टिक फिगर राइट को चलना शुरू होगा इस लाइन के ऊपर, चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसने इस लाइन के ऊपर चलना था। सो दिस स्टिक फिगर विल ऑलवेज मूव टू द राइट साइड। ये इसकी हाइट ज्यादा हो गई, ये ऊपर हो गया, अगर ये ऊपर को चला जाए तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। अगर स्टिक फिगर लेफ्ट से राइट जाए और वो नीचे को जाना शुरू हो जाए लाइन के ऊपर, अब इसने यूं राइट साइड को चलना है और चलता जाएगा तो ये कहां नीचे जा रहा होगा, थोड़ी देर बाद देखा तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर स्टिक फिगर नीचे को चला गया तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव। स्टिक फिगर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात पक्की रखना ऑन द लाइन। और अगर इस प्रोसेस में, ये रूल याद रखिएगा, स्टिक फिगर को आपने हमेशा किधर को चलाना है बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन करा रहा हूं, ये आपकी ना फिजिक्स वालों को बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि उन्होंने वहां पे काइनेमेटिक्स के अंदर ये चीजें करनी होती है, ठीक है। सो स्टिक फिगर को लेफ्ट से राइट पे लेके जाओ, लेफ्ट से राइट पे लेके जाओ स्टिक फिगर को। अगर तो स्टिक फिगर ऊपर जाना शुरू हो गया, if height of our stick figure increases, then your gradient is positive, ठीक है। और if height of stick figure decreases, अगर वो नीचे को आना शुरू हो जाए लाइन पे चलता हुआ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, then gradient is नेगेटिव, ठीक है। तो अब 4 बातें ग्रेडियंट से रिलेटेड पहले सुन लें, फिर एक और बात। क्या कर रहे हैं? लिख रहा हूँ। ये लिखना है? हाँ ये तो मुझे पहले से ही पता है फिजिक्स की वजह से। फिर भी लिखना है ना। Fuck you. मैंने तो कल तुम्हें सारा पढ़ाया था लेकिन मुझे फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा। ठीक है, तो अब 4 बातें ग्रेडियंट से रिलेटेड पहले सुन लें, फिर एक और बात करूंगा। ग्रेडियंट बेटे स्टीपनेस को कहते हैं, जरा गौर से सुनते रहिएगा। ग्रेडियंट स्टीपनेस को कहते हैं, अगर कोई लाइन ज्यादा स्टीप होगी, ठीक है, तो उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, अगर कोई लाइन कम स्टीप होगी तो उसका ग्रेडियंट कम होगा। स्टीपनेस क्या होती है, वर्टिकल जितनी चीज होती है उतनी स्टीपनेस ज्यादा होती है, जितनी हॉरिजॉन्टल चीज होती है उतनी स्टीपनेस कम होती है। एक सेकंड रुको, कौन मैसेज कर रहा है? अबे यार इसको कहाँ पढ़ाने बैठा दे, मैं इतना आगे पहुंच गया। कौन है? यार मेरे एकेडमी का संगी है, वो उसने भी पढ़ना है लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं अब तो। पढ़ लेते, मसला ही नहीं। सबर से पूछता हूँ अगर बात है लेकिन उसे बताता हूँ। मुझे फीलिंग्स आ रही है न्यू के अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे। कैसे पता? वो बड़ा कुछ करते ही नहीं है। पढ़ है ना अभी वो बैठ के, वो बताता नहीं है। बड़ा दल्ला है वो, सबसे ज्यादा वही पढ़ता होगा बैठ चौथ। सही में अरिस्टो को यार मोहम्मद, मैं सोच रहा हूँ कोर ले लो यार। क्या ले लूं? कोर। ओके। मैथ कोर। क्यों? फर्क इतना ज्यादा नहीं है। आगे ना कोर में तुम्हारा आगे ग्रेड टीसी जाके- होता है, ग्रेड टीसी। आगे जाके तेरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या मतलब? तूने ए लेवल में क्या लेने हैं? मैंने करना ही नहीं। पागल तो नहीं है? तुझे बताया हुआ तो है मैंने। तो तू बाहर के मुल्क जा रहा है ना, वहां नहीं करेगा क्या? वहाँ कोई कोर्सेज वगैरह देखूंगा ये तो। क्या? कोई कोर्सेज जैसे डिफरेंट कोर्सेज नहीं होते? तो बता ना, ए लेवल नहीं करने देंगे कोर्सेज से पहले। देखते हैं यार, मगर मेरा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस से बाहर है। नहीं, तेरे से अगर ओ लेवल में अगर तेरे एज आ गए ना, या बीज आ गए या सीज आ गए,
तो तेरे ए लेवल में बहुत आराम से आ जाएंगे, क्योंकि तुझे एक दफा इधर आके आदत हो जाएगी ना, तो तू आगे जाके कर पाएगा, बता रहा हूँ मैं। अगर तू इनमें फेल हो रहा है ना, फिर तो तेरे बात है ही नहीं। लेकिन तू इनमें फेल थोड़ी हो रहा है। तेरे क्या ग्रेड्स हैं ये इसके इस्लामियत वगैरह में? ABB ABB ABC आया ना तेरा? शीश ABC नहीं ABB। चल दुनिया के लिए ABB हाँ ABC है ना तेरा? हम्म। ये कितना इंप्रेसिव है। तुझे पता है बैंड जो कितने मेरे स्कूल में जो पढ़ते तेरे से भी ज्यादा, तू मतलब जाहिल है समझ उनके सामने, और वो इतने पढ़ाकू बच्चे मेरे से भी ज्यादा समझ, उनके सीन सारे ना करो। क्या की कसम। मेरे स्कूल में टोटल, मेरी क्लास में ना टोटल 4 A's आए होंगे, ये 6-8, और बाकी स्टडीज में किसी का भी इतने कम बच्चों का आया ना भेड़ चोद इस दफा। और तेरा आगे है, क्या है तेरा? बी है ना? सी भेड़ चोद रहने दे तू। इस्लामियात में भी है। अयान खान याद है तुझे? हम्म। उस बेचारे का सी आया। अयान खान जिसके साथ लड़ाई हुई है मेरी। तेरी लड़ाई क्यों हुई है अयान खान से? वो जो पेंगुइन जैसा दिखता है, चिट्टा सा। अबे वो अयान खान पतला सा, नहीं नहीं, वो माथे की बात कर रहे हैं, वो भगवान जो है। वो तो उमर है, उसके तो ए स्टार है भेड़ चोद के। अयान खान बस है, छोड़, पढ़ाकू बच्चा है, उसके उसके सी आया। मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ए लेवल तेरे से कैसे नहीं होगा? जो इधर ना, जितने भी मैंने लोगों को देखा है, जितने मेरे सारे जानने वाले जिनके इधर बीज या सीज आ जाते हैं ना, उनके ए लेवल में हमेशा सीज आते हैं या बीज आते हैं। और ए लेवल में बी लेना बहुत बड़ी बात होती है, लाइक ए स्टार समझ लो, और ए लेना ए स्टार होता है। ए लेवल में ए स्टार होता है, लिटरली इम्पॉसिबल। बी ए होता है, सी बी होता है, सही है। और सबके सीज आते हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो तू क्यों नहीं ला पाएगा सीज? सी तो मैं ले आऊंगा। हाँ तो ले आएगा ना, तो तेरी बहुत बार बारिश हो रही है। नहीं, यहाँ तो नहीं हो रही। हो रही है। कितनी देर रहेगी यार वीडियो में? बैठ चो, कितनी ज्यादा है। चल आजा पढ़े। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास बेटे वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो उसका ग्रेडियंट इनफिनिट होता है और उसकी लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू सम नंबर होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि बिल्कुल स्टीप नहीं होती, तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है और उसकी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4 होती है। और स्लैंटिंग लाइंस की इक्वेशन 0 होता है और उसकी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4 होती है। और स्लैंटिंग लाइंस की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। आप एक स्टिक फिगर को लेफ्ट से राइट चलाते हैं, अगर आपका ग्रेडियंट, अगर आप स्टिक फिगर ऊपर को जाना शुरू हो जाए तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, और अगर वो नीचे को जाए तो ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। पैरेलल लाइंस होंगी तो ग्रेडियंट क्या होगा? ओके, अगर दो लाइंस जा रही हैं और इसका ग्रेडियंट है m1 और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट है m2। अच्छा बेटे, एक बात याद रखिएगा, ग्रेडियंट के लिए दो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक तो स्लोप का वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा, और इसके लिए जो सिंबल है ना ऑफिशियल, वो है स्मॉल m। ग्रेडियंट के लिए स्मॉल m का सिंबल यूज होता है, ठीक है। सो ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज होती है, और इनके लिए m का सिंबल यूज होता है। तो परेशान ना हो जाना मैं कि ग्रेडियंट की जगह स्लोप लिखूं, तो स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात को कहते हैं। अच्छा, सो पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट्स। पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट्स। कौन सा दल्ला मुझे मैसेज कर रहा है बैंड चोद? क्या मसला है यार? अबे ऐड Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collaborate with humans and always have correct context and perfect memory. You lead, your super agents go to work, completing tasks, scheduling work, creating designs, and even running entire workflows. And starting today, every human can create an AI agent. It's a total leapfrog in productivity. Maximize productivity with your first super agent today. तो m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी बेटे? इक्वल होगी, ठीक है। सो अगर मैं आपको पहली लाइन का ग्रेडियंट बता दूं कि 2 है, तो दूसरी लाइन का भी ग्रेडियंट 2 होगा। अगर पहली का 5 है तो दूसरी का लाइन का भी ग्रेडियंट 5 होगा। बस एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है, मेमोराइज करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा अभी थोड़ी देर में देखिए। दूसरी चीज है बेटे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं बेटे 90 डिग्री को। सो इफ टू लाइंस मेक अ 90 डिग्री बिटवीन देमसेल्व्स। परपेंडिकुलर का बेटे वर्ड याद कर लें, न्याय अगर किसी के लिए वोकैबुलरी में, तो कोई सी दो चीजें जिनका 90 डिग्री हो तो उनके अंदर बेटे 90 डिग्री बनेगा, तो उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। सो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और एक का ग्रेडियंट m1 था और दूसरी का ग्रेडियंट m2 था, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं।
तो बेटे दो बातें याद मुझे रखनी। मैंने पहली कल बात, बताया था, याद है ना? m1 into m2 is equal to -1। उनके ग्रेडियंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर -1 आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको एक का ग्रेडियंट पता चल जाए तो वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर होते हैं। दोनों बातें एक्सप्लेन करता हूं। जी, m1 into m2 is equals to -1। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई का साइन मिस नहीं किया हुआ बेटे। अगर कोई साइन मैथ्स में बेटे, अगर मैं xy लिखूं, कोई साइन बीच में ना लगा हो, तो इसका क्या मतलब होता है? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटे? मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है? सो लिखा मल्टीप्लाई का साइन डलाओ या ना डलाओ एक बात होती है। अगर आप स्टिल डालना चाहते हो तो मैं इसको m2 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, ठीक है? अच्छा, सो दोनों तरह से ठीक है, उसमें कोई ठीक या गलत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, सो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री पे हैं। अगर दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री पे होंगी, उनके ग्रेडियंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर -1 देंगे। दो तरह का क्वेश्चन है। पहली तरह का क्वेश्चन देख लें। Line A has gradient 4/3. Line B has gradient -3/4. Check if A and B are perpendicular or not. तो हम कहेंगे, हमने सीखा हुआ है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनके ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? -1। तो हम कहते हैं चलिए करके देखते हैं। ए लाइन का बी लाइन का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/3 into -3/4 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सारी कटिंग हो जाएगी। 3 से कट गया 1 बच गया, 4 से कट गया 1 बच गया। आंसर देखिए क्या बच गया? -1। तो अब आप क्या लिखेंगे? यस, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम आपको एक लाइन का ग्रेडियंट बता दें, आपने दूसरी का ग्रेडियंट कैसे प्रेडिक्ट करें? अगर हम आपको m1 की वैल्यू बता दें, आप m2 की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। m2 की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं m1 की वैल्यू है 3, तो बेटे आपको m2 प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये बात याद कर लें, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा बेटे वो इसका, ठीक है? मैं यहां पे कलर कर देता हूं सही से। नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो बेटे इसके साथ माइनस लगाएं और m1 बताओ उल्टा कर देंगे 7। पहला क्वेश्चन ये, वो कहेंगे परपेंडिकुलर, नो दे बताओ रेसिप्रोकल का, ये कि इसलिए नहीं पड़ी हुई। तो यहां पे मैं क्लैरिटी लेके आऊंगा, थोड़ी सी देर लगेगी, सुनते रहिएगा। इक्वेशन ऑफ अ स्लांटिंग लाइन। स्लांट लाइन की इक्वेशन कैसे बतानी है? एक फार्मूला तो सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, वो क्या है? y = mx + c, ठीक है? ये फार्मूला सबने देखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनको मैं बता देता हूं बेटे। y = mx + c, बेटे इसमें m क्या होता है? m इज द स्लोप या ग्रेडियंट एंड c इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पॉइंट वेयर लाइन कट्स द y एक्सिस, पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस, उस पॉइंट को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेडियंट गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आपने सिंपली इस फार्मूला में ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू डाल देनी होती है। फॉर एग्जांपल बेटे नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज स्लोप 3। स्लोप 3 का क्या मतलब हुआ? स्लोप होती है बेटे ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट की वैल्यू m की वैल्यू आ गई 3 एंड कट्स द y एक्सिस एट 5। बेटे y एक्सिस को यहां पे कट करोगे वो क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है? अब आपने बेटे इक्वेशन बतानी है लाइन की, तो आप कहेंगे y = mx + c होती है इक्वेशन लाइन की, ठीक है? सो y = 3x + 5, ठीक है? मैंने m की जगह पे 3 लगा दिया, ये देख लें m की जगह पे 3 है और c की जगह पे 5 लग गया, ठीक है? सो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर आपको ग्रेडियंट गिवन होगा और y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो सिर्फ आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? दूसरा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये मेरे साथ जरा गौर से सुनिएगा। अगर बेटा जी आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट ना गिवन हो, तो आपने y = mx + c नहीं लगाना। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब आपको स्लोप गिवन होगी और पॉइंट और एक पॉइंट गिवन होगा लाइन के ऊपर, ठीक है? अगर आपको स्लोप गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा लाइन के ऊपर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जरा मैं इस तरह से सामने करता हूं आपके, ताकि आपको क्लैरिटी से नजर आए। अच्छा, सो जब भी हमें स्लोप गिवन होगी, ग्रेडियंट गिवन होगा और एक पॉइंट ऑन द लाइन गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ आई नो आपको छोटी क्लासेस में ये वाला भी y = mx + c से करना सिखाया होता है। यहां पे ये नहीं यूज करना, क्योंकि आपके पास ना तो पेपर में स्पेस होगी ड्यू टू स्पेस एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन। तो मुझे पता है वो मेथड बिल्कुल ठीक है, जो करवाते हैं आपको उसके मेथड के साथ बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप +c बाद में निकाल लेते हो। लेकिन मसला ये है कि वहां पे एक तो क्वेश्चन में इतनी जगह नहीं होती, और दूसरी बात बेटे वहां पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है, बार बार अलग से c नहीं निकाल सकते हो। तो जिन्होंने ये बेटे फॉर्मूला पहली दफा देखा है, मैं आराम से समझाऊंगा और एग्जांपल्स भी करवाऊंगा ताकि आपको ये ठीक से आ जाए। Can't trust your AI results?
Let वो Borium यूज sift नहीं through करना one. पहली बात, ये फार्मूला कब यूज करना है? जब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। कब यूज करना है? जब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो। और उस लाइन के ऊपर बेटे आपको दो चीजें बताऊं, एक आपको स्लोप ग्रेडियंट पता हो और एक पॉइंट ऑन द लाइन गिवन होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? आप जरा गौर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज स्लोप 2, तो देख लें आपको स्लोप पता है, एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये आपको पॉइंट पता चल गया, ठीक है? अब हम लिख लेते हैं इसको, तो मैं लिखता हूं बेटे स्लोप कितनी है जी? स्लोप के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं बेटे? m, और m कितना है 2, और पॉइंट जो है बेटे उन्होंने दिया हुआ है आपको जिसमें से लाइन पास कर रही है वो है 1,5। आपने अपने पॉइंट को x1 और y1 लेबल कर लिया, x1 और y1, ठीक है? अब फार्मूला लिख लेना है, मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नया काम है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब कलर कोडिंग कर रहा हूं, जरा देख लें कौन सी चीज कहां पे जानी है बेटे। ये देख लें, ये जो m की वैल्यू है 2, ये यहां पे आनी है m की जगह पे। ये जो x1 की वैल्यू है बेटे, ये देखें, जो x1 की वैल्यू है ये इधर x1 में जानी है, और ये जो y1 की वैल्यू है ये बेटा जी इधर y1 में जानी है, ठीक है? और x और y में कुछ नहीं पुट करना। y माइनस y1 की वैल्यू देखिए क्या है 5, m ग्रेडियंट है बेटे 2 टाइम्स x माइनस x1 है 1, ठीक है? अब बस इसको सॉल्व कर लें। y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y माइनस 5 x की जगह जी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस 5, और फाइनल इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y को सब्जेक्ट बना देंगे और ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज स्लोप दिस, अब ये देखें इसकी स्लोप 3 है एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। जरा देखिएगा बेटे स्लोप 3, फाइनल इक्वेशन आ गई। बे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन नहीं चल रहा दैट मेरा हैज कीबोर्ड, स्लोप बैठ दिस। हेलो क्या कर रहा है मेरा कीबोर्ड? हाँ पापा स्टॉप। अच्छा जी चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स आपको स्लोप गिवन होगी, गिवन होगा तो स्लोप करते हैं। स्लोप है कि y और ये आपकी फाइनल ले गो इक्वेशन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज स्लोप दिस, अब ये देखें इसकी स्लोप 3 है एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। जरा देखिएगा बेटे स्लोप की वैल्यू है 3 और पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने आपको 7, -1, ओके? अब हम देखते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, ये देखें y1 की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू है 7। ये बेटा देख लें x1 था 7, ये देखें मैंने x1 की जगह पे बेटे 7 पुट कर दिया, और यहाँ पे बेटे y1 था -1, तो बेटे ये मैंने y1 की जगह पे -1। अबे समझ आ गया तुझे? आगे कर दूं? हाँ ये तो वही पता ही नहीं आता पे है, पागल होता पे है ये तो। If you're still मादर typing your चौक code ऐड prompts, आते हैं ना, your अलग ही लेवल legion का गुस्सा आ performance जाता है on the मुझे। table. The prompting cursor over 100 times. ग्रेडियंट दो जगह से पूछेगा एग्जामिनर। ग्रेडियंट एग्जामिनर कहेगा आपको या तो आप बताओ 2 पॉइंट्स का, तो वो तो आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे एक मसला है, -4 y is equals to -4x plus 1, ये आपकी बेटे फाइनल इक्वेशन है। अच्छा अब हम एक और चीज देखते हैं, हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन फ्रॉम इट्स इक्वेशन। ग्रेडियंट दो जगह से पूछेगा एग्जामिनर। ग्रेडियंट एग्जामिनर कहेगा आपको या तो आप बताओ 2 पॉइंट्स का, तो वो तो आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे एक मसला है, आपको ना असल में आधी बात याद है, टीचर ने पूरी बात याद करवाई थी, आपको आधी याद है, इस टाइम पे आपको आधी भूल गई है। बेटे 2 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। पहले मैं स्टेप्स लिखूंगा फिर बताऊंगा आंसर। स्टेप 1 मेक y सब्जेक्ट। स्टेप 1 क्या है? मेक y सब्जेक्ट। स्टेप 2 अब बेटे जो चीज x के साथ लगी है वो ग्रेडियंट है। नाउ कंपेयर विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। पहले y को सब्जेक्ट बनाओ, तो y को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे बेटे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू -4x प्लस 7। अब y को सब्जेक्ट बनाओ, 3 उधर जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, -4/3 x प्लस 7/3। अब बेटे इसको जब कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, अब आप बेटे नोटिस करो आपका ग्रेडियंट कितना आ रहा है। यहाँ से m जो होता है बेटे वो ग्रेडियंट होता है, ठीक है? तो अब हम नोटिस करते हैं कि हमारा m कितना आ रहा है। m ग्रेडियंट है बेटा जी, ये देख लो कितना आ रहा है 4/3। c y इंटरसेप्ट होता है बेटा वो कितना आ रहा है 7/3। -4/3 बेटे इस लाइन का ग्रेडियंट था, सो इस लाइन का ग्रेडियंट हमने लिख के आना था -4। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार-बार आता है। अब इसमें ब्लंडर क्या होता है आप लोगों से भी, जो आप लोगों में से गलत लोग आंसर दे रहे थे,
बेटे आप लोग आधी बात याद रखते हो, टीचर ने पूरी बात ठीक याद करवाई थी छोटी क्लास में। टीचर ने कहा था वाई को सब्जेक्ट बनाना, उसके बाद जो चीज एक्स के साथ लगी होती है वो ग्रेडियंट होता है। आप पहला स्टेप भूल गए होते हो, आप सेकंड स्टेप बोल रहे होते हो। आप कहते हो जी कि अभी आप डायरेक्ट क्या बोल रहे होते हो, आप बस डायरेक्ट देखते हो जो एक्स के साथ चीज लगी है वो ग्रेडियंट बोलना चाह रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, So, एक बात सुन, इसे समझ आया क्या हुआ है? हाँ ये देख, अब ये देख, बताया एक मुझे। एक सेकंड रुक, ये थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेटेड है। देख, अब तूने तो y को सब्जेक्ट अगर बनाना है तो पहले 7 इधर लेके जाएगा, ये चल सही है, 4x इधर लेके चला गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4x, सही है, 4x का माइनस साइन हो गया। अब 3y इधर रह गया ना, तो तू क्या करेगा, y इधर रह जाएगा और 3 को उधर डिवीजन में लेके किस तरह जाएगा, 4x को 3 के साथ डिवाइड करेगा और 7 को 3 के साथ अलग-अलग 3 को डिवाइड करेंगे। समझ आ रही है? यस अलग-अलग दोनों के नीचे पूरी लाइन लगा के 3 नहीं डालेंगे। 4x का अलग है, 7 का अलग 3 है। और अगर सिंपलीफाई हो रहा है, सिंपलीफाई कर, नहीं हो रहा तो आगे बढ़। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट मेक y सब्जेक्ट और फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर, ठीक है। जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना हो उसका पॉजिटिव होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट बनाने के लिए ना, टू मेक सब्जेक्ट एक ही रूल फॉलो करते हैं हम। याद कर लें, मैंने फैक्टराइजेशन में पढ़ाया था, जिन्होंने पहले से शुरू से ज्वाइन किया उनको पता है ये रूल, ठीक है। तो आपने जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, द टर्म टू बी मेड सब्जेक्ट शुड बी पॉजिटिव। वो कहना चाह रहे हैं जो y है ना, ये पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट है। अगर इधर x होता तो उसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। सब्जेक्ट नेगेटिव होगा तो आंसर गलत आ जाएगा तेरा। तो वहां पे क्या होगा बेटे, वहां पे 1 होगा, ठीक है। तो आप इधर से बेटे x को ऐसे ही रहने दो, y को उधर भेज दो, 12 प्लस y हो जाएगा। y को सब्जेक्ट बना लोगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 12। अब बेटे x के साथ देखो, जो भी चीज लगी होगी, x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो वहां पे क्या होगा बेटे, वहां पे 1 होगा, ठीक है। तो अब आपका ये ग्रेडियंट होगा बेटे, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 1, 15 प्लस 4y, और बेटा अब 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 4y, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 3 ओवर 4x माइनस 15 ओवर 4 इज इक्वल टू y अकेला हो गया होगा। अब देख लें बेटा, अब जो चीज x के साथ लगी हुई है वो ग्रेडियंट होगी आपका, ठीक है। सो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में आती है और वहां पे गलत नहीं करके आनी। ये जो नोट्स में लिखवा रहा हूं सारी चीजें, ये पेपर में मोस्ट नोट्स के अंदर ना ये मोस्ट फ्रीक्वेंट पास पेपर पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़िएगा, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, इस तरह लाइन का रट्टा लगा लें। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन इट मस्ट सैटिस्फाई इट्स इक्वेशन। मतलब अगर एक लाइन गुजर रही है, एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन अगर एक गुजर रही है और उसके ऊपर एक कोई पॉइंट लाई करता है, अगर कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन को हमेशा फुलफिल करने चाहिए। ये अगर पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करता है, एक लाइन गुजर रही है, उसके ऊपर एक पॉइंट अगर लाई करता है, तो उस लाइन की जो पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस लाइन की इक्वेशन को फुलफिल करने चाहिए। कैसे, इस बात का क्या मतलब है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, नीचे तीनों एग्जाम क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले एक दफा दोबारा लाइन याद कर लें। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो आपने फौरन उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उठा के इक्वेशन में x और y की जगह पे पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले स्टेप्स लिख देता हूं ताकि आपको बाद में मसला नहीं होगा। सो स्टेप्स, ये मेथड, if a point lies on a line, put its coordinates in equation of line, ठीक है, x, y, पहले कोऑर्डिनेट को x की जगह, दूसरे को y की जगह। पहला पार्ट पढ़ते हैं, चेक इफ, पहला क्वेश्चन देखिएगा जी, चेक इफ 2,5 lies on 2x, y is equal to 2x minus 9 plus 9 or not। अब देखिए जी, लाइन है 2x plus 9, पॉइंट क्या दिया हुआ उन्होंने 2,5, बेटे आपने x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे 5 पुट कर देना है, ठीक है। तो y की जगह पे 5 पुट कर दें, 2 into 2 plus 9, 5 is equals to 4 plus 9, 5 is equals to 13। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल भी नहीं। आप नीचे लिखेंगे नो, 2,5 does not lie on। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती तो ये लाई करता लाइन के ऊपर, लाई ऑन द लाइन, ठीक है। एक तो ये वाली टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगले दो क्वेश्चंस देखिए, गिवन दैट 3, k lies on this line, find the value of k, ठीक है। अब वर्ड से पहले वर्डिंग पढ़ लें। दिस पॉइंट, ये देखिए ये क्या, ये पॉइंट है, lies on the line। I literally just share my unused internet with Honeygain Hello, and I'm India. earning now। ठीक है, if a point lies on a line it must satisfy its equation। तो ये देख लें, लाइन है जी हमारे पास 3x plus 4y is equals to 12 और पॉइंट है हमारे पास 3, k। तो जब भी क्वेश्चन कहेगा अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, आपने फॉरन x की जगह x वैल्यू और y की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा क्या होने लगा है। क्वेश्चन में 3 into x की जगह 3 पुट करना था, 4 into y की जगह k पुट करना है, इज इक्वल टू 12। 9 plus 4k is equals to 12।
9 तो जाके माइनस हो जाएगा बेटा, तो 12 में से 9 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, और k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास 3/4। सो जब भी एग्जामिनर कहेगा इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, तो आपने फॉरन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x के x कोऑर्डिनेट्स x की जगह पुट कर देना है, y कोऑर्डिनेट y की जगह पुट कर देना है, और वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं इससे रिलेटेड। गिवन दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, आप देख लें, नोटिस करें, ये लाइन है बेटे, लाइन पासेस थ्रू t, 5। तो बेटे देख लेते हैं, लाइन है जी हमारे पास 2y is equals to x minus 3, और पॉइंट क्या गिवन है आपको t, 5। तो अगर एक ही बात है ना, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन या फिर लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही हैं, ये याद रखिएगा, मैंने वोकैबुलरी याद करवाने के लिए लिखा है। पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन इज सेम एज, ये भी बात बिल्कुल, y की जगह 5 पुट कर दोगे, सो 2 into 5 इज इक्वल टू x की जगह t आ जाएगा, t minus 3, 10 is equals to t minus 3, इसको सॉल्व कर लोगे, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट अपना याद कीजिए प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट याद करें पहले, मैं लेता हूं, मैं क्वेश्चंस लेता हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन कहेगा इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, आपने फॉरन उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स उठा के इक्वेशन में x y की जगह रखते हैं। अगर कोई अननोन होगा तो बेटे आपके पास मिल जाएगा वहां से। इफ अ लाइन कट्स x एक्सिस, तो वहां पे आपने क्वेश्चन में फॉरन क्या पुट कर, अगर कोई अननोन, मुझे पहला वाला नहीं समझा है। इजी है, 2 equals to क्या चेक इफ 2 and बस 5 वो पॉइंट्स गिवन है ना x और y पे पुट करने हैं बस। यार, तो इसको कैसे पता है 13 सही नहीं है और गलत है? इसको ख्वाब है। ये भी है, चेक इफ 2 5 लाइज ऑन 2x plus 9 or not। चलो सही है, 2 और 5 ये हो गया, उसने डाला अपने जगहों पे, सॉल्व कर दिया। नो, 2 5 डज नॉट लाई ऑन लाइन, क्योंकि 5y के गिवन है। 2 times 5 is 10, 13 आ रहा है। अच्छा ठीक है, गलत है। होगा तो बेटे आपके पास मिल जाएगा वहां से। इफ अ लाइन कट्स x एक्सिस, तो वहां पे आपने क्वेश्चन में फॉरन क्या पुट कर देना, y0। मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं करना, मैं दिमाग फट रहा है, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। बता ताकि मैं तैयारी शुरू करूँ। यार क्या सब कुछ आ रहा है, कल जियोमेट्री भी आ रहा है, अलजेब्रा भी आ रहा है, कल आ रहा है फंक्शंस भी आ रहा है, कल नंबर्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो सब कुछ कर ले, मैंने तो किया है अभी शुरू। पुट कर दिया करना है। इफ अ लाइन कट्स y एक्सिस, आपने x0 पुट करना है, इफ अ लाइन कट्स x एक्सिस आपने y0 पुट करना है। पहले इसको जरा रट्टा लगा लो, x एक्सिस तो y पुट करना 0, अगर इफ अ लाइन कट्स y एक्सिस वो वाला पॉइंट निकालना हो तो वहां पे हम x को 0 पुट करेंगे। नीचे क्वेश्चन पढ़िए जरा, द लाइन 2y is equals to 6 minus 3x meets the y axis at a and x axis at b। आपने a और b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब जरा गौर से मेरी वर्किंग देखिएगा, a कौन सा पॉइंट है, मीट्स y एक्सिस, तो ऊपर नोट पढ़े क्या पुट करना है आपने x की जगह क्या पुट करना है इस इक्वेशन में 0। सो 2y is equals to 6 minus 3x में x की जगह 0 पुट करवा दो, 2y is equals to 6 minus 3 into 0, 2y is equals to 6, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब a के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y, x की जगह तो 0 पुट किया था, y की वैल्यू क्या आई 3, तो a के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे 0, 3। सो इफ अ लाइन मीट्स y एक्सिस जिस पॉइंट पे, और वो वाला पॉइंट निकालना है आपने, तो आपने फॉरन x को 0 पुट कर देना है। b पॉइंट के लिए क्या करना है आपने, b पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा आपके पास, मीट्स x एक्सिस, b पॉइंट से जहां पे मीट्स x एक्सिस, बेटे जहां पे x एक्सिस को मीट करते हैं वहां पे y को क्या फॉरन क्या पुट करना है 0। अब ये रट्टा लगा होगा तो बच्चे को वहां पता होता है, तो अब बच्चे ने 2y is equals to 6 minus 3x में y को 0 पुट कर देना है, तो बेटे वो 2 into 0 6 minus 3x करेगा, 0 is equals to 6 minus 3x, 3x is equals to 6 और x is equals to क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब जब आप b के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो आपने y को 0 पुट किया था और x को 2 पुट किया था, तो दिस विल बी 2, 0। मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करता हूं, और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को 10 दफा रिपीट हुआ है, इक्वेशन डिफरेंट थी सिर्फ, जाहिर है हर दफा, ठीक है, वर्डिंग्स भी ऐसी थी बिल्कुल मिलती जुलती। मैं एक और दिखाता हूं, एक और इंस्टेंट पे जब आया हुआ है। सो द लाइन दिस मीट्स द y एक्सिस, तो बेटे अगर वो वाला पॉइंट निकालना है, मीट्स द y एक्सिस एट a, तो बेटे जब a पॉइंट निकालना है तो आपने x को 0 पुट कर देना है, एंड व्हेन इट मीट्स द x एक्सिस एट b, तो बेटे आपने उस टाइम के ऊपर y को 0 पुट कर देना है, ठीक है। x एक्सिस वाले पॉइंट के लिए y 0 पुट होता है, y एक्सिस वाले के लिए x 0 पुट होता है। चैप्टर खत्म, बस ये था, तो बड़ा आसान था ये, तो हमने कल सारा कर दिया। लेते हैं 5 मिनट के। क्या नहीं पागल है, टाइम नहीं हमारे पास। इस तरह तो हम बोल रहे, नहीं अभी हम इसके पास पेपर्स करने लगे। आसान था, मेरे नहीं ख्याल में ये इतना सही था, मेरे ख्याल में और भी है इसका, ऐसे हो नहीं सकता। कोऑर्डिनेट
भाई लोगों के टेस्ट ही बदल गए। आ जाए करा रहे इधर। आज ये शोर है कैंडी की, हम ये देखेंगे। उसमें जो चीज है तो वो इकट्ठे गिरा रहे हैं, जो नहीं है उसको एक्स्ट्रा रख लेते हैं। आज स्क्रीन ब्लर आ रही है भाई, अपने पास पेपर ही कर रहे हैं, आ जा। फोन की सेटिंग में जाओ, जहाँ पे वीडियो सेटिंग्स नहीं होती वहाँ पे चेक करो, लो की होगी यूट्यूब में ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे हाई रेस मिलेगा। ठीक है, सो आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट वन एंड विल गो बैक ओल्डर। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। A is the point 0,3, B is the point 1,5, C is the point P, -1. Find the equation of the line AB. अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है। एक आपको ग्रेडियंट पता होना जरूरी है, एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए y - y1 का। ठीक है, तो यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो लेट्स क्विकली फाइंड द ग्रेडियंट। ओहो, इतना बोल्ड क्यों लिख रहा हूँ? ओके ओके, ओह हाँ, बहुत ही बोल्ड लिख रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट गो बैक वन नॉच। ठीक हो गया। Alright, so let's start with the finding gradient. Gradient क्या था? y2 - y1 over x2 - x1. लेबल कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। पॉइंट ए बी का हल करना तो x1 y1 समझ आ रही है? x2 y2। अच्छा, y2 क्या है? 5। खुद ही कर लेते, मैं घंटा देख रहा हूँ। अच्छा, खुद कैसे करें, आप कहाँ से करें? एक सेकंड, एक दफा यहाँ से रिव्यू कर लेते हैं। तू इतनी जल्दी पढ़ कैसे रहा है? Okay, after time. बहुत आसान है मैडम जो था। Application of formula of coordinate geometry. We can find the type of angle try if three vertical coordinates are given equal all sides equal. अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल्स की तीन टाइप्स होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। चार ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलिन होता है, राइट एंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है। लेंथ AB = BC = CA, मतलब AB, BC और AC जो है बिल्कुल सेम है। उसका और आइसोसेलेस उसको बताता है। आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइड्स में से सेम होती है। जिस तरह अगर EG, EF और FG है ना, तो EG और FG सेम होगा, EF डिफरेंट होगा। मतलब दो साइड्स की लेंथ सेम है, तीसरी की डिफरेंट होगी। समझ आ रही है? तीसरा ट्रायंगल हमारे पास आता है स्केलिन। स्केलिन होता है जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती, सारी साइड्स डिफरेंट है। AC डिफरेंट है, CB डिफरेंट है और BA डिफरेंट है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आखिरी आता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सही है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो दो साइड्स होती है परपेंडिकुलर होती है एक दूसरों से। मतलब एक परपेंडिकुलर पता है ना क्या होता है, जब 90 डिग्री एंगल बना देता है, बताया तो तुझे। सही है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है एक लाइन सीधी होती है, एक उसके बिल्कुल ऊपर होती है, और वो दोनों 90 डिग्री एंगल बनाती है। सही है।
इसमें क्या होता है पता नहीं क्या पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होता है। तुझे आता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइप पता आता है पाइथागोरस हाँ थ्योरम हाँ, क्या होता है? वो जिसमें स्क्वायर स्क्वायर होते हैं हर किसी पे। इसमें तो मुश्किल नहीं है। रुक एक समझे देखने दे इससे आगे कहां तक है। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल A25 B65 and तो मुझे 255 क्या दिखा रहे? सर कुछ नहीं सब्र कर। फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल लेंथ AB करीब सर मेरा पीछे हो। बल्कि यहीं से पढ़ा देता हूं उसमें क्या है। अच्छा उसके बाद तुझे पता चल गया ना ये चारों टाइप्स कौन सी हैं? हाँ अब इधर गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर A की 2 5 कोऑर्डिनेट्स है, पहला वाला x होता है दूसरा y होता है। B की 6 5 कोऑर्डिनेट्स है 2 और C की 2 9 है। हम लोगों को ट्रायंगल्स की एक दफा फिर इक्विलेटरल की होती है तीनों साइड सेम, सही है। तीनों साइड्स क्या होती है? तीनों साइड्स की लेंथ होती है, सही है। आइसोसेलेस की दो साइड्स की लेंथ सेम होती है, एक की डिफरेंट होती है। स्केलिन की कोई भी साइड सेम नहीं होती, राइट एंगल के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन जाता है, सही है। अब ये सबका डिफरेंस है। अब इधर आते हैं। अच्छा इधर हमें गिव है ये कोऑर्डिनेट, सही है। अब हम क्या करेंगे, बोले फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग को टाइप ऑफ ट्रायंगल ढूंढने के लिए क्या करना होता है, लेंथ का फॉर्मूला डालना होता है तीनों पे, और हम फिर बताते हैं अगर उनकी दो साइड्स की लेंथ सेम हुई तो कौन सा होगा, स्केल आइसोसेलेस होगा। अगर तीनों साइड्स की लेंथ सेम हुई तो इक्विलेटरल होगा। अगर कोई भी ना स्केलिन हुआ। ठीक है, हम किस तरह फिगर आउट करते हैं, लेंथ के फॉर्मूला तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डाल के A B C। ठीक है, ये देख ये A है, ये B है, ये C है, A B C, सही है। हम लोग ये करते हैं लेंथ A से B जो है हम लोग उसका पहले करेंगे। A से B क्या मतलब x1 y1 x2 y2 इसको ले लेंगे, और हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तुझे, वो डालेंगे और हमारे पास 4 यूनिट्स आ गया, सही है। उसको यार हम लेंथ ऑफ BC मतलब पहले B के कोऑर्डिनेट्स और फिर C के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 यानी x1 y1 x2 y2, समझ आ रही है। अब हम लोगों ने उसको फॉर्मूला में डाला, हमारे पास आ गया 5.65। अब AC क्या होता है, A से C तक ट्रायंगल्स के अंदर 3 साइड्स होती है ना, ये देख A से B हमने ढूंढ लिया, B से C भी ढूंढ लिया। अब हमने क्या ढूंढना होगा, A से C, एक साइड रहेगी। अब A से C का क्या है, x1 y1 x2 y2, सही है। वो डाला फॉर्मूला में, 4 यूनिट्स आ गया। अब ये बता कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है, इसकी दो साइड सेम है एक डिफरेंट है। Length AB equals to length CA. Hence, triangle is isosceles triangle. Prove that triangle ABC is a right angle triangle. अभी हम कैसे करेंगे कि अगर हम लोगों को प्रूव करना है कि जो ये वाला ट्राइंगल है, ये अगर आइसोसेलेस जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। हाइपोटेनस। क्या? हाइपोटेनस। If it is a right angle triangle, then Pythagoras theorem will be applied on it. सही है। H2 is equals to B2 plus B2। जो H2 होता है ना, जो रुक मुझे अब तुझे सिखाना पड़ेगा पहले। अच्छा 32 triangles are right angle triangle। अच्छा कैसे होता है, right side is equals to right hand side। इसका क्या सेम होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है 60 64। तो always sketch the triangle while 12 9 2 9 B 6 5। अच्छा ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सिखाना है अब। ये देख इधर देख, हेलो, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा पाई, रीले बंद कर, ये बड़ा मुश्किल होगा तेरे लिए, याद करना होता है इसके ऊपर एक पूरा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, सही है। बेसिकली लाइक वैसे अगर देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ट्रायंगल्स के ऊपर ना हम लोग एक सेकंड, ये होता है यूज ट्रायंगल को, ट्रायंगल की कोई साइड्स वगैरह अगर नहीं गिवन होती उसको ढूंढने के लिए या फिर एंगल ढूंढने के लिए ट्रायंगल का, सही है। अब मैं सिखाता हूं कैसे। अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, सही है। सही है, समझ आ रहा है। ये वाली साइड क्या है, ये 90 डिग्री,
ये तो देख के पता चल रहा है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरों से, क्योंकि एक सीधी लाइन है, एक उसके ऊपर एक और सीधी लाइन है, तो ये 90 डिग्री बन जाते हैं। मुझे पहले ही बता दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अब इसके ऊपर क्या यूज हो सकता है हमारा, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम में ना 3 चीजें यूज होती हैं। पहली चीज होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये टर्म्स याद रखनी है, हाइपोटेन्यूज। क्या यूज होता है, पहला क्या है, हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरा आपका यूज होता है बेस। तीसरा आपका यूज होता है परपेंडिकुलर। परपेंडे, ये लिखो कहीं पे, सही है, नोट्स बनाओ उसके। अब इनके ना अपने अपने साइंस होते हैं। हाइपोटेन्यूज का H होता है क्योंकि स्टार्टिंग में H आ रहा है। बेस का B होता है क्योंकि स्टार्टिंग में B आ रहा है। और परपेंडिकुलर का P होता है। सही हो गया, समझ आ रही है, पक्का, कंटिन्यू करूं। अब वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम बड़ा लंबा होता है और वो आगे जाके हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूज करना है। तो मैं तो थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, सही है, फुली नहीं सिखाऊंगा। सही है। पाइथागोरस थ्योरम है हमारा, जो इसमें इस्तेमाल होगा ये, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब तू सोच रहा होगा h स्क्वायर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। मैं तुझे बताता हूँ। अब देख, ये वाली जो तेरी लाइन है ना, बेस है, ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, और जो ये बेस है। हाँ, इसको तो बेस भी ले सकता है, इसको तो परपेंडिकुलर भी ले सकता है, तेरी मर्जी है। सही है। ये वाली लाइन जो है, ये इसको भी तू बेस ले सकता है तो ये या फिर तू इसको परपेंडिकुलर ले वो सकता है। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है। और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है ना, ये होती है हाइपोटेन्यूज। अब देखो, वहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, रुको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एक दफा ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास इधर गिवन, क्वेश्चन है गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या ए के ट्राइंगल के क्या है 2 5, बी का क्या है हमारे पास 6 5 और सी का क्या है हमारे पास 2 9। अब उसने हमें क्या कहे कि फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, वो तो हमें पता चल गया था, लेकिन अभी नहीं पता हमें, समझो। अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो हम लोग ना, मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए, ये मेरी ट्रिक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ, सही है, वो जरा मैं लेबल करता हूँ, सही है। क्या होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 और फिर क्या आएगा 9, सही हो गया। इधर भी सेम चीज, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट करना सीखेंगे। पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, ये याद रखना हमेशा से, ये भूलना नहीं। x क्या है 2 है, y क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे 2 और 5, तो हमारा ये होगा ये वाला पॉइंट, सही है, ये पॉइंट। दूसरा हमारा क्या है 6 और 5, पहले x होता है, दूसरा क्या होता है y, तो अब हम ढूंढेंगे 6 का है, 6 ये है, ये x एक्सिस होता है भाई, और ऊपर वाला y एक्सिस होता है, तो पता है ना। अब हम क्या करेंगे, 6 ढूंढेंगे, 6 कहाँ पे आता है, ये 6 है, y का हमारा 5, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, तो हम क्या करेंगे, लाइन इधर एक और डॉट बना देंगे। अब 2 और 9, x पहला होता है, दूसरा y होता है, इतना पता है ना। अब 2 ये और 9 ढूंढना है, 9 ये। अब देख, अगर हम लाइनें जोड़े तो किस तरह जोड़ेंगी, ट्राइंगल बनाना है हमने, ये तो सीधी सीधी जोड़ गई, सही है, ये भी सीधी सीधी जोड़ गई। अब ये तू ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे अजीब सी लाइन, सीधी लाइन बनानी होती है, तो ये इस तरह जोड़ गई, ये क्या बन गया 90 डिग्री एंगल, 90। तो अब इस पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया। अब उसने, ये तो वैसे ही मैंने अभी बना दिया, इसको इग्नोर करो। अब उसे सवाल अटेम्प्ट करते हैं, ये मेरे को जब प्लॉट करना सिखाया। सवाल था गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स आर ये फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब हम ट्राइंगल कैसे ढूंढेंगे वो सिखाता हूँ। ट्राइंगल मिल तो गया, नहीं मिला ना अभी हमें,
ये तो हमें उसके एंगल मिल गया 90 डिग्री एंगल है, हमें फिगर आउट करनी है अगर उसकी लेंथ सेम है, सही है। 2 5 6 5 2 9 हमें अब इसमें हमें लेंथ्स ढूंढनी होती है ट्राइंगल्स की, सही है। ये इस तरह का ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सही है। ए का क्या है 2 5 है हमारे पास, बी का क्या है 6 5 है हमारे पास, और 2 9 हमारे पास किसका है, सी का, सही है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें जो कराया था याद है क्या था, स्क्वायर रूट डालेंगे। ब्रैकेट x2 बताओ बताओ माइनस क्या हुआ, बताओ बताओ क्या था। x2 माइनस x1 प्लस हाँ स्क्वायर भी आता है, हाँ प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 आगे ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने किसका ढूंढना है, पहले हम ढूंढ लेते हैं ए और बी के डिस्टेंस, सही है। ए और बी इधर हम लोग लेबल करते हैं x1 y1 x2 y2 ताकि हमारी आसानी हो। अब हम लोग क्या करते हैं, x2 की जगह 6 आएगा, 6 माइनस क्या है 2, ये स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा, ये क्या है बैंड चोदी क्या बनाया मैंने 5, अच्छा 5 और y1 क्या हमारे पास 5, क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक हो गया। 6 माइनस 2 क्या होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस क्या 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, हमारे पास 16 स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, ठीक है। नहीं क्या, हेलो नहीं 8 नहीं होता, 2 होता है, 6 माइनस 2 है तो 4 है, 4 का स्क्वायर, और जाहिल मैं भी पता नहीं तेरी बात की सुन रहा हूँ, अपनी दुनिया में गुम हूँ। 4 4 से 20 होता है, सबर करो, नहीं 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जार क्या होता है 20 होता है, तो अब 20 का स्क्वायर रूट होता है, 20 का स्क्वायर रूट होता है 2। क्या कर रहे हैं हम मैथ कर रहे हैं, सॉरी 4 कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। 4 टाइम्स 4 16 स्क्वायर रूट 4, हम टट्टे के बच्चे हैं, हम लोग अपनी दुनिया में घूमे। 16 आया, 16 का स्क्वायर रूट 8 कहाँ होता है 4 होता है बल्कि, होते हैं ना, हाँ तो आंसर हमारा 4 आ गया, 4 यूनिट, सही है। अब हम लोगों ने क्या एक लेंथ निकाली, अब दूसरी लेंथ निकालनी है, तो हम क्या निकाले पहले बी से सी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी से सी हमें पता है, तो अब हम लोग फिर लेबल करते हैं, बी हमारा पहले वाला है तो x1 y1 x2 y2, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब वही वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे, सारा वही करेंगे, सही समझ आ गया, हर लेंथ के साथ करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। दो साइड सेम हुई तो आइसोसेलेस होगा, दो साइड सेम हुई तो आइसोसेलेस होगा, तीनों साइड सेम हुई तो इक्विलैटरल होगा, कोई भी साइड सेम ना हुई तो स्केलिन होगा, सही है, समझ आ गया। उसको उसके बाद समझो अब हमें साइड्स पता चल गई, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक 4 आई थी हमारे पास, ए सी 5 पॉइंट कुछ आई थी, 5.65 हमारे पास वो थी बी से सी, उसके बाद 4 थी ए से सी, ये ए से बी, ये बी से सी, और ए से सी हमारी थी 4, सही है, समझ आ गया। अब उसने हमें सवाल में बोला प्रूव दैट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। क्या बोला उसने हमसे, उससे हमसे बोल दिया है प्रूव दैट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। हमें क्या पता चल चुका है, अब देख हम लोग पहले प्लॉट कर देते हैं, इस तरह 90, ए से सी क्या था, ये सी है, ये ए है, ये बी है, सही है। ए से सी हमारा 4 है, बी से सी हमारा 5.65 है, और ए से भी हमारा 4 है। अब उससे बोला है प्रूव कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है। अब हम कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सही है। क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सही हो गया। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं ना तो इसको ना राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखना रूल, सही है। तो क्या होगा, पहले इसमें वो हाइपोटेन्यूज कौन सा, हाइपोटेन्यूज बोला नहीं जा रहा मेरे, हाइपोटेन्यूज कौन से इनमें से 5.65 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, उसको हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 प्लस 16 होता है हमारे पास 32, सही है। क्या होता है 32, 5 और 6 इसका भी 32 होता है, सही है। कैलकुलेटर में निकालेंगे तो इसका भी 32 आएगा, तो हमारा आंसर क्या है 32 दोनों सेम है ना। अगर दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सही है, समझ आ गया रूल। आजा वापस, फाइंडिंग पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, रुक देखने से कहां तक है अभी, भैंड चोद इतना ज्यादा।
Perimeter and area of triangle. Find the area and perimeter of triangle ABC whose three verticals are. कितना है यार? मोहम्मद ब्रेक ले ले। हाँ चल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी करते हैं। ओके पहले बीटी ज्वाइन कर। रीजॉइन कर। चलो ब्रेक है 20 मिनट की। ठीक है तू मूत रहा है बैंड नहीं माइक बंद करना। तूने मेरा माइक बंद किया।